हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग जो DFCC IL का एग्ज़ामिनेशन का कंटिन्यूसली एक सीरीज़ चल रहा है, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके अलावा आज जो सेशन हम लोग शुरू करेंगे वो मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के देखेंगे। अभी रेलवे के क्वेश्चंस और भी होने हैं, रेलवे के बल्कि अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। बट कुछ बच्चे ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मार्केटिंग के कुछ क्वेश्चंस आप बीच में करा दें, कुछ हिंदी में उनके भी हमें क्वेश्चंस देखने हैं। मार्केटिंग के अलावा जो इकोनॉमिक्स है एंड DFCC IL और कस्टमर रिलेशंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इन सब टॉपिक्स रिलेटेड उनको करा दें। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि इसमें एक एक वीडियो आपको उन टॉपिक से भी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस उससे बनने वाले हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में उससे आने वाले हैं। बट जो रेस्ट ऑफ एक वीडियोज़ हैं, जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो आपको कंटिन्यूसली इसके बाद मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को आपको क्वेश्चन सेट लगाने हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हुए, यानी कि इसी तरह के क्वेश्चंस को या इसको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उस क्वेश्चन सेट को लगा सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको उससे प्रिपेयर करने में आसानी होगी। तो jobnoteslab.in पर आप जाकर उसको विजिट करके आप वहाँ से पा सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं लिंक को। तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं मार्केटिंग सेक्टर से, एग्जैक्टली मार्केटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाने वाले हैं, ये सब चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के और समझते हैं कि एग्जैक्टली मार्केटिंग से क्या क्वेश्चन बनेंगे। मार्केटिंग का हिंदी अर्थ होता है विपणन। तो देखिए एक चीज़ पहले समझ लीजिए सभी लोग कि विपणन हम जब हिंदी में पढ़ते हैं तो आप कोशिश करिए, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी कोशिश करिए कि आप इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन वर्ड है उससे उस चीज़ को याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो क्या होगा कि थोड़ा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझने के लिए। जनरली क्या होता है कि हम आम बोलचाल की जो भाषा प्रयोग करते हैं उसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं होता है, और जब एग्जामिनेशन में इसको शुद्ध हिंदी में कर दिया जाता है तो कई चीज़ें आपको टफ लगने लगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसे आपको लगेंगी कि थोड़ा सा ये सर के ऊपर से जा रहा है। और मैंने जैसे देखिए स्टार्टिंग से कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक समय एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है अभी के डेट में। मतलब अभी जो आपके पास टाइम है उतने बीच में आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, प्रोफेसर नहीं बनना है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने टॉपिक पे टू दी पॉइंट रहिए। भाषा का जो एक महत्व है वो बाद में चीज़ों को देखते रहेंगे, उन चीज़ों को, बट यहाँ पर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और सिर्फ उसको पिक करने की कि आपको जो क्वेश्चन मिले उसका आंसर कैसे करना, ये चीज़ समझिए। तो अभी जो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कुछ चीज़ों को मैंने इसीलिए डिलॉट्स में दिया है दोनों भाषाओं में, जिससे आपको आसानी हो कि अगर हिंदी में नहीं समझ आता तो आप इंग्लिश में भी समझ लें उस चीज़ को कैसे क्या होता है। हालांकि मैं उसको प्रोनाउंशिएट कर देता हूँ आपके लिए, बट उसके अलावा भी कुछ लोगों को जो होता है हिंदी का या इंग्लिश का जो भी एक भाषा उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं, यानी उसके लिए अच्छे से वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ सकें, और वो दोनों मैंने प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा है। उत्पाद नवाचार महत्वपूर्ण क्रिया है। अब इंग्लिश में से क्या कहते हैं हम लोग नवाचार को? इनोवेशन। तो प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है कि इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ, तो किस लिहाज से जो इनोवेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। तो अभी देखिए बात कर रहे थे हम पहले मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है समझ लें कि मार्केटिंग क्या होता है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी एक्ट किए जाते हैं, सेल्स बढ़ाने के लिए बेसिकली कोई भी कंपनी अगर कुछ वर्क को, प्रोडक्ट को बना रही है तो उसका फाइनली एक मोटो क्या होता है? सेल्स को बढ़ाना। और सेल्स को बढ़ाने के लिए वो बहुत से मीन्स का, बहुत से साधन का प्रयोग करती है, जैसे एडवर्टीज़मेंट करना, कंपनी का एडवर्टीज़मेंट के अलावा लोगों को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कराना, और फिर अपने तरह से अलग अलग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। अब मार्केटिंग होता है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसके कई सेक्टर्स हो सकते हैं, पैकेजिंग के थ्रू, ऐड के थ्रू, जगह जगह बैनर्स के थ्रू, ये बहुत से तरीके होते हैं जिसमें उस चीज़ को सामने लोगों को रखा जाता है और लोगों को चीज़ों बताई जाती हैं कि इन चीज़ों में क्या बेहतर है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग के थ्रू जानते हैं। तो मार्केटिंग से जो रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं DFCC IL में, हम सभी जानते हैं कि उसमें कुल टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 मार्केटिंग से, 12 इकोनॉमिक्स से, तो 24 क्वेश्चन ये टोटल बनेंगे। और इसके अलावा CRM, कस्टमर रिलेशन एंड मैनेजमेंट, इससे कुल 12 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें आपको कुल 36 क्वेश्चन जो हैं इस 3 सेक्शन से मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक उसमें LR भी रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग का कुछ सेक्शन रहेगा, तो वो सेक्शन भी जुड़ा हुआ रहेगा। और कुछ सेक्शन जो है आपको इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के साथ के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मार्केटिंग के रिलेटेड, वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्पाद का नवाचार महत्वपूर्ण क्रिया है।
तो क्या हो सकता है व्यावसायिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, उपयुक्त सभी। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि नवाचार एग्जैक्टली होता क्या, इनोवेशन होता क्या है। तो इनोवेशन एग्जैक्टली देखिए क्या होता है ना कि आप जो कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो उस प्रोडक्ट का एक एडवांस वर्जन अगर मार्केट में आता है तो उसको नवाचार या इनोवेशन कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है, बना नहीं है, और मार्केट में किसी कंपनी ने बना के उसे उतारा, तो अगर वो लोगों को फ़ायदा देने वाला है, लोगों को वो किसी तरह से हेल्प करने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा और वो प्रोडक्ट पॉपुलर होगा और धीरे धीरे कंपनी की सेल बढ़ेगी। सपोज़ कर लीजिए कि कंपनी ने एक मोबाइल निकाला। अभी के टाइम में हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट। अभी सबको याद होगा कि हम लोग पहले कीपैड वाले फ़ोन यूज़ किया करते थे। तो कीपैड वाले फ़ोन को जब पहली बार निकाला गया था तो उस समय लोग लाइन लगा के उसे खरीदते थे। तो उस समय के टाइम में ये बहुत एक बड़ी चीज़ थी जिसको इनोवेशन के तौर पर लोगों के सामने लाया गया और उस समय उसने बहुत कुछ बदला। पहले क्या बदला, उसने अगर सारी चीज़ों को समझेंगे वन बाय वन, व्यवसायिक दृष्टि से देखें, अगर हम प्रोफेशनली सोचें तो क्या बदला उसने, लोगों के काम करने का तरीका, बिजनेस बढ़ाया, कंपनियां उससे बहुत पैसा कमाई, ये सारी चीज़ें हुई, लोग लाइन लगा के उसको खरीदे तो उस समय के टाइम में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई थी। दूसरा सोशल एस्पेक्ट में देखें तो क्या था कि लोगों को इससे काफ़ी हेल्प हुआ। अभी क्या होता था उस समय के टाइम में हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए केवल चिट्ठी का माध्यम हमारे पास होता था, बट मोबाइल फ़ोन आने से क्या हो गया कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए बहुत कम समय में, यानी बहुत जल्दी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। तो सोशली भी उससे क्या हुआ कि हमें उसका फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। और दूसरा नेशनल, अगर राष्ट्रीय दृष्टि से देखें नेशनली, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, मोबाइल के आने से उसका ये फ़ायदा हुआ नेशनली कि हम पूरे इंडिया में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। साथ ही साथ अगर कोई भी आदमी उस मोबाइल के माध्यम से उसका दुरुपयोग कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के तौर पे, सरकारी स्तर पे उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है और उससे उसको जो है रोका जा सकता है। ये भी चीज़ें। और दूसरी चीज़ें कि देखिए गवर्नमेंट की जो सुविधाएँ हम लोगों को मिल रही हैं अगर मोबाइल के माध्यम से हमें मिलती हैं तो वो भी नेशनलाइज हो चुकी हैं। एक पूरे कंट्री में हमने, अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, दूसरा हमारा बंदा कोई कन्याकुमारी में रहता है, तो हम इस वजह से इससे कनेक्ट हो पाए। तो अगर कोई इस तरह का इनोवेशन आता है तो उससे फ़ायदा बेसिकली तीनों सेक्टर को होता है, व्यवसायिक को भी, सामाजिक को भी, राष्ट्रीय की। तो पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि ऊपर तीनों दिए गए ऑप्शन किसी भी इनोवेशन के लिए करेक्ट होते हैं और ऐसे इनोवेशन में ये सारी चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा करती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर क्लियर हुआ है तो सेशन को एक बार शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं कि उत्पाद का जीवन क्रम होता है। अगर कोई प्रोडक्ट आप लेके आए तो उसका जो जीवन क्रम है, यानी उसको आप यूज़ करोगे तो किस तरीके का उसका जीवन क्रम होगा। लाइफ ऑर्डर ऑफ द लाइफ ऑर्डर ऑफ अ प्रोडक्ट इज़, अब ये किस तरह का होता है, एक व्यक्तियों की तरह, यानी कि लाइक इंडिविजुअल्स, कोई व्यक्ति की तरह होता है, या पेड़ पौधों की तरह होता है, ट्री लाइक प्लांट्स, या फिर किसी एनिमल की तरह होता है। तो बेसिकली किस तरह से होता है, तो देखिए क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो उसका यूज़ हम बहुत टाइम तक करते हैं, कई बार ऐसा होता है। अच्छा, इस चीज़ को समझने से पहले आप ये समझ लें कि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 टाइप की होती है। उन 4 टाइप से आपको कई चीज़ें क्लियर होने लगेंगी कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे। 4 टाइप में पहला टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, यानी जब प्रोडक्ट मार्केट में आया, इंट्रोड्यूस हुआ, लोग उसे समझे कि हाँ एग्जैक्टली ये हमारे काम का है या नहीं है, या किस तरीके की चीज़ें हैं वो। तो अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं होगा तो लोग उसे यूज़ कैसे करेंगे। तो दैट मीन्स सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट में जब कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो इंट्रोड्यूस होता है, लोगों के सामने आता है। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे दूसरा जो टाइप होता है इसका, ग्रोथ करना शुरू करता है। अब ग्रोथ कैसे करेगा, अगर मान लीजिए कि हमने लोगों से उसको इंट्रोड्यूस कराया, कोई प्रोडक्ट हमने नया लॉन्च किया एग्जाम्पल के तौर पर, फिर जैसे मोबाइल को ले लें, पहली बार हमने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद हमने उसके एड्स किए होंगे, लोगों को बताया होगा कि आपको किस तरह से काम आने वाला, इंट्रोड्यूस किया हमने उसको। फिर दूसरी बार में क्या हुआ कि लोग उससे धीरे धीरे जो है कंफर्टेबल होने लगे, लोगों को लगने लगा उनका काम का है, तो उससे क्या हुआ, ग्रोथ बढ़ी, धीरे धीरे चीज़ें बिकने लगी, कंपनी की ग्रोथ बढ़ी, ये सब चीज़ होने लगा। तो दूसरा ग्रोथ सेक्शन में आ गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आगे अगले वाले स्टेप पे जब पहुंचा, मैच्योर हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी कब होती है, मैच्योरिटी तब होती है जब वो इनिशियल स्टेज से शुरू होकर वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए जहां पर वो ज़रूरत बन जाए। अभी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आया स्टार्टिंग में तो उसके उतने फंक्शन नहीं होते, उतने अच्छे से वो नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट बहुत मजबूत बन जाता है। मजबूत का मतलब है उसमें बहुत फंक्शन बढ़ा दिए जाते हैं। अभी आप ब्लैक एंड वाइट मोबाइल देखते थे कीपैड वाला, तो उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं था जो आप आज की डेट में डिजिटल मोबाइल में यूज़ करते हैं। कितना कुछ डिजिटल मोबाइल में बढ़ चुका है। तब उस समय फ़ोटो नहीं खींच सकते थे हम उस मोबाइल से, लेकिन आज की डेट में
हर मोबाइल से फ़ोटो खींचा जा सकता है, ये चीज़ हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस प्रोडक्ट को मैच्योर किया गया, मैच्योरिटी उसकी बढ़ी आने वाले टाइम में। फिर उसके बाद में एक स्टेज और आता है डिक्लाइन। अब डिक्लाइन ये वाला चीज़ ऐसे प्रोडक्ट के लिए होता है, अगर मान लीजिए एक समय के साथ में कोई प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ हो जाए, समाज से बाहर निकल जाए, ख़त्म हो जाए उसका यूज पूरी तरह से, तो वो डिक्लाइन के कंडीशन में पहुँच जाता है। जैसे आज की डेट में देखिए, जो एनालॉग वॉच होती थी, हम लोग जो हाथ घड़ी पहनते थे, तो थोड़ा सा जो है समय के साथ प्रचलन कम हो गया। अभी हम लोग डिजिटल वॉच भी पहनने लगे हैं, डिजिटल चीज़ें। अब मोबाइल की बात कर लें, मोबाइल आने से क्या हुआ, चिट्ठियों का प्रयोग हम लोग कम करने लगे हैं। ऑफिशियली यूज होता है तो भले बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ये धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट को डिक्लाइन भी कर देता है, या वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली ख़त्म हो जाता है जो कभी चलन में था। तो बेसिकली 4 इसकी स्टेज होती हैं। अब इसको इस चीज़ के क्वेश्चन के साथ समझें कि अगर पूछा जाए हमसे कि उत्पाद का जीवन क्रम क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का जो है ऑर्डर लाइफ कैसी होती है, तो देखिए इंसान के साथ भी क्या होता है, कोई व्यक्ति पैदा हुआ, मतलब एक तरीके से वो इंट्रोड्यूस हुआ दुनिया में, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है, और मैच्योर के बाद मृत्यु उसकी हो जाती है, डिक्लाइन हो जाता है। तो किसी इंसान की तरह तो हो सकता है प्रोडक्ट, कोई भी हो। दूसरा, पेड़ पौधे, तो जो चीज़ इंसानों के साथ होती है कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के साथ भी यही होता है। जब पौधा बना तो इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद मैच्योरिटी आई, पेड़ बना, फल दिया, और उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाता है, एक टाइम में ख़त्म हो जाता है रिसाइकिल प्रोसेस पे। और सेम यही चीज़ जानवरों के साथ भी होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें इन तीनों ऑप्शन को, तो इन तीनों ऑप्शन में लगभग एक जैसी चीज़ें होती किसी प्रोडक्ट के जीवन काल के तरह। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए, कि ऊपर तीनों दी गई बातें किसी भी प्रोडक्ट के लिहाज से सही होती हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ कि किसी प्रोडक्ट का जीवन क्रम किस तरह से होता है। चलिए इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद का जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं, तो कोई भी स्टेज होता है जो प्रोडक्ट का, उसकी साइक्लिक ऑर्डर किस तरह से होती है। तो अभी देखिए मैंने ऊपर बताया कितने टाइप की होती हैं, 4 टाइप की कैटेगरी में मैंने बताया। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी, और चौथा डिक्लाइन। तो अगर आपसे कभी नाम पूछ लिया जाए इसमें कौन से 4 साइकिल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अभी वो हो सकता है कॉमा लगा लगा के चारों के नाम लिख दे, तो आपको वहाँ पर ये पता होना चाहिए इस तरह से भी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसके लिए सही होगा कि प्रोडक्ट साइकिल जो है उसकी जीवन चक्र की अवस्थाएं कुल 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि तकनीकी परिवर्तन की गति तीव्र है तो उत्पाद का चक्र कैसा होगा। अभी क्या चीज़ है, तकनीकी परिवर्तन क्या होता है, एक्चुअली में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं हमारे आसपास उसको हम तकनीकी परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई भी जैसे हाईटेक होना आसपास की चीज़ों को, अभी क्या होता है, जैसे बहुत सी चीज़ों को आप नोटिस करिए कि अभी आप चौराहे पे आप निकलते थे पहले के टाइम में, तो पुलिस वाला खड़ा होता था, वो आपको हाथ दे के चौराहे पे रोकता था आगे पीछे इधर उधर जाने से। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई, वहाँ कैमरे लगा दिए गए हैं, खंभे पे लाइट लगा दी गई। ये अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है, बट क्या है कि कई इंडिया में कई कई ऐसे सिटीज़ हैं, कहीं कहीं पे अब पहली बार आ रहा है, तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके लिए वो नई चीज़ ही है, यूज़ टू अभी उसके साथ नहीं है, सुना तो हमने है बट उसको यूज़ तो नहीं किया है ना। तो इसलिए क्या होता है कि धीरे धीरे हम उस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कई जगह पे जब उसको यूज करने लगेंगे तब थोड़ा यूज़ टू हो जाएंगे। तो वो जो एक टेक्निकल चेंजेस आते हैं उनको हम लोग अपडेशन बोलते हैं, यानी धीरे धीरे हमारे आसपास चीज़ें अपडेट हो रही हैं, हम टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बट यहाँ क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है कि तकनीकी परिवर्तन की गति तीव्र अगर होती है तो उत्पाद का जीवन चक्र कैसा होता है। तो आप सीधे से समझिए कि अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ से चेंज हो रही है तो प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए आप कोई डेट में, आज की डेट में मान लीजिए सपोज फिर से कर लीजिए वही चीज़ कि मोबाइल आप ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर रहे हैं कीपैड वाला, और आज की टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, अब मोबाइल जो है टच स्क्रीन वाले आने लगे, फ्लैप वाले आने लगे, बंद करने वाले, धीरे धीरे होने लगेगा कि जो वर्चुअल फ़ोन आने लगेंगे इस टाइप से। तो अगर प्रोडक्ट बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा तो क्या आज की डेट में कीपैड वाला फ़ोन कोई लेना चाहेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि ज़्यादातर लोग पसंद करेंगे जो टेक्निकल फ़ोन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईटेक फ़ोन आ रहे हैं, उनको पसंद करने लगेंगे। तो हम कहीं ना कहीं उसको डिक्लाइन कर देंगे, प्रोडक्ट का पहले वाले प्रोडक्ट का यूज कम कर देंगे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब सपोज करिए कि अभी के टाइम में हम जो चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि आप पहले साइकिल चलाते थे, एग्जाम्पल समझिएगा केवल, आप पहले साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाने के साथ आपने इंटरमीडिएट तक साइकिल चलाई, अब आपके पास बाइक आ गई तो आप बाइक चलाते हो, तो क्या है, साइकिल का प्रयोग आपने बहुत कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रोडक्ट का यूज़ धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेक्निकल चेंजेस आए, आपको इसकी डिमांड थी, इसकी ज़रूरत थी, आपने वांट इसकी थी, आपने उसको यूज किया, उसके आपको यूज टू हो गया धीरे धीरे, तो आपने पुरानी चीज़ को छोड़ दिया, मतलब वो प्रोडक्ट आपके जीवन से बाहर। उसके बाद दूसरा क्या किया, अब आप मान लीजिए थोड़ा और पैसा आपके पास आया, आपने देखा कि सामने अब कारें बढ़िया आने लगी, मार्केट में अच्छी अच्छी कारें आने लगी, और मोटरसाइकिल की कीमत में आपको अच्छे से कोई कार मिल सकती है सेकेंड हैंड तक, और आप
मोटरसाइकिल अब चला के ऊब चुके हो, तो आप थोड़ा सा और एडवांस होना चाहते हो, तो आपके सामने जब ये ऑप्शन आ जाएगा तो आप क्या करोगे, मोटरसाइकिल को भी कुछ दिन के लिए डिक्लाइन कर दोगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपके पास में ये कैपेसिटी हो गई पैसा की ज़्यादा की, तो आप इसको भी छोड़ दोगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप टेक्निकली रैपिडली चेंज हो रहे हो, और जब ऐसे चेंजेस करोगे तो जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे थे उसको सीधे सीधे आप चलन से बाहर करते चले जाओगे। तो ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, और ऐसा कब होगा, जब हम प्रोडक्ट को रैपिडली चेंज करते हुए चलेंगे। तो बहुत तेज़ी से जब हम चेंज करते हुए चलते हैं तो एक प्रोडक्ट का यूज़ जो है वो कम से कम हो जाता है, यानी बहुत जल्दी वो चलन से बाहर हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो चलन से बाहर हो जाएगा। भाई जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, जल्दी जल्दी कुछ एडवांस चीज़ें आएंगी, तो पुरानी वाली चीज़ों को तो हम छोड़ेंगे ना कहीं, तो ये चीज़ें हमारे साथ होंगी। तो इसलिए रैपिड चेंजेस होने पर क्या होता है, प्रोडक्ट को जो है डिक्रीज़ हो जाएगा यूज़ करना। आई होप कि आंसर आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो एक बार कमेंट्स करके सभी लोग बता दें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई सभी लोग, और शेयर कर दें एक बार अगर हो सके तो। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद का जीवन चक्र, कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो जीवन चक्र होता है, यानी कि उसका साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल, वो छोटा हो जाता है किस कंडीशन में। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है उसकी लाइफ साइकिल छोटी हो जाती है कोई प्रोडक्ट। तो अभी ऊपर हम समझ रहे थे, जब कहीं पर कोई प्रोडक्ट का तकनीक चेंजेस बहुत तेज़ी से होता है, टेक्निकल चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं, तो पुराने प्रोडक्ट को हम हटा देते हैं तुरंत के तुरंत। अभी आपको एग्जांपल दिया, अब ऐसे एग्जांपल आप बहुत से अपने आसपास देख सकते हैं कि जैसे आज की डेट में हम लोग जो हैं, अगर मान लीजिए कि कार एडवांस देख रहे हैं यूज करने वाली, तो क्या होता है कि जब आप पुराना मॉडल का कोई कार चला रहे होते हैं, उसका एडवांस मॉडल जैसे ही आता है तो पुराना मॉडल तुरंत चलन से बाहर हो जाता है, उसको कोई नहीं खरीदता है, फिर एडवांस मॉडल ही लेते हैं। आप भी अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे आज की डेट में, तो कभी आप पुराना मॉडल जाके नहीं लोगे, यही होगा ना भाई। एंटिक अगर आप, हाँ कोई अलग बात हो सकती है, कोई एंटिक पीसेस आपको पसंद है, कुछ पुराने डिज़ाइन पसंद है, तो एक अलग बात है। बट मोस्टली ऐसा क्या होगा कि ना, आप उन चीज़ों को नहीं लोगे जो मार्केट में चलन से बाहर हैं। तो यही चीज़ होता है कि तकनीकी परिवर्तन में तीव्र गति होने से ये चीज़ें होती हैं कि जो जीवन चक्र होता है उत्पाद का वो छोटा हो जाता है। लेकिन अब एक चीज़ और समझिएगा, कंपटीशन जब होता है तो कंपटीशन भी इसका कारण बनता है, किसी प्रोडक्ट के यूज़ का छोटा हो जाना। यानी कैसे छोटा हो जाना, मतलब कम हो जाना, हम उसको कम कम कर देते हैं यूज करना। क्या कारण होता है, अभी मान लीजिए कि आप मार्केट में देख रहे हो कोई प्रोडक्ट आपके सामने एक आ रहा है बहुत अच्छा सा, लेकिन वो एक ही सिंगल प्रोडक्ट है, आप उसी को खरीद रहे हो। जैसे आप देख लो गूगल सर्च इंजन की, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझना। गूगल सर्च इंजन एकमात्र ऐसा सर्च इंजन है जो मोबाइल में पहले से इनबिल्ट मिलता है आपको, आप उसमें सर्च करने लगते हो। तो अभी आपके सामने सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन है, आपने सीधे मतलब गूगल में अपना कोई भी एंट्री है आपने डाला और उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके सामने उसके कोई कंपटीशन नहीं, कॉम्पिटिटर नहीं है। अब जैसे मोज़िला है, या मान लीजिए बिंग है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ये सारी चीज़, सफारी है, ये सारा आप यूज करते हो, ये सब सर्च इंजन हैं। अगर आप उन सर्च इंजन का यूज करते हो तो क्या होगा, आप धीरे धीरे आप जिसमें जो चीज़ एडवांस देखोगे आप उसी तरफ जाओगे ना, पुराने वाले को छोड़ दोगे। लेकिन अभी के टाइम में हमारे सामने ये सिंगल है तो हम इसको यूज कर रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ पीपल के पास यही चीज़ है इसलिए। हालांकि ऑप्शन वो भी है सबके पास में, बिंग का भी ऑप्शन है, सफारी का भी ऑप्शन है, मोज़िला का भी ऑप्शन है, बट ज़्यादातर लोग गूगल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों से एडवांस है और लोगों के पास सुलभता से आसानी से मिल रहा है। बट अगर ऐसी कोई कंपनी आ जाए जो गूगल की तरह ही सेम सोचने लगे, वर्क करने लगे, और वही सब फंक्शन गूगल की तरह देने लगे, बट उससे थोड़ा सा एडवांस हो जाए वो कंपनी, कहीं ना कहीं वो एडवांस हो जाए, सारे अच्छे फीचर देने लगे, सब कुछ देने लगे, तो क्या होगा कि ये प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाएगा। अभी मोबाइल फ़ोन की फिर से बात कर लीजिए, कुछ समय पहले आप लोग स्टार्टिंग जब हुई थी तो नोकिया के फ़ोन बहुत पॉपुलर थे, लेकिन अभी के टाइम में नोकिया के फ़ोन ढूंढे नहीं मिलते जल्दी। हालांकि दोबारा से रिवाइव कर लिया अपने आप को नोकिया ने, एक आध मॉडल आने लगे हैं, लेकिन उतनी कैपेबिलिटी अभी उसकी नहीं हो पाई है वापस से जो पहले थी। कई ऐसे कंपनीज फ़ोन की थी जो बीच में गायब हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। रीज़न क्या रहा कि उसके कंपेयर में कंपटीशन जो बना मार्केट में, मार्केट ने कंपटीशन ऐसा बढ़ाया कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आए नए, उन्होंने कुछ अच्छा देना शुरू कर दिया। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि कहीं ना कहीं वो पुराने वाले प्रोडक्ट उसके कंपैटिबल में, उसके बराबर में नहीं बैठ पाए, रुक पाए। इस वजह से उनका यूज़ जो है धीरे धीरे कम होने लगा, और वो एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने सीधे सीधे उस प्रोडक्ट को ख़त्म ही करा दिया, बंद ही करा दिया। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे बंद हो गए। तो कई बार कंपटीशन जो होता है ये भी कारण होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। दैट मीन्स ए और बी, एक और दो दोनों ही सही होंगे। इसके लिए ऑप्शन सी टिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया दोनों सही होंगे ऊपर के, इसलिए यहाँ पर इसको चूज़ करेंगे। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं सभी को। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं कि उत्पादन बाजार की गति अधिक तीव्र होती है, यानी प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो प्रोडक्शन का जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएंगे, कहाँ पर, कौन से कंट्री में, तो किस तरह कंट्री होगा। अगर मान लीजिए हमारा डेवलप कंट्री है तो
या फिर विकासशील देश है या हम डेवलपिंग कंडीशन में तब, या फिर दोनों के कंडीशन में ऐसा होगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि जब हम दोनों चीज़ों में मतलब ये चीज़ देखेंगे कि हमारा जो मार्केट का प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा होगा, तो किस कंडीशन में हम लोग ज़्यादातर ऐसा करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पर सब कुछ डेवलप होता है, वहाँ पे उसके यूजेस आसानी से लोग करते हैं। अभी जो कंट्री डेवलपिंग कर रहा है वहाँ ऐसे प्रोडक्ट हम लोग अगर बनाते हैं जो वहाँ की नीड है, तो वो भी जल्दी नहीं बिकेगा। रीज़न क्या है कि वहाँ पे उनकी कैपेसिटी जो है बाय करने की, खरीदने की, वो कम होती है। जनरली लोग तुरंत मार्केट में कोई नई चीज़ आती है उसको नहीं खरीदने लगते हैं। पहले कुछ लोग समझते हैं, 1-2% खरीद लेते हैं, वो अलग बात है, बट पहले कुछ लोग समझते हैं, चीज़ों का ट्रेंड समझते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। बट जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इतना डेवलप्ड होते हैं, उनके पास खरीदने की क्षमता है, खरीदने के संसाधन भी हैं, और इसके अलावा उनको यूज़ का तरीका पता है, तो इसलिए प्रोडक्ट वहाँ पर तेज़ी से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो मार्केट में कोई भी प्रोडक्शन आता है बहुत तेज़ी से वहीं बढ़ता है जहाँ पर कंट्री डेवलप्ड है पूरी तरह से, क्योंकि सब उन सब चीज़ों के विषय में जानते हैं इसलिए। और जो विकासशील देश हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पैसों का थोड़ा सा चलन कम होता है, या कहीं ना कहीं वो डेवलपिंग कंडीशन में इसी वजह से है कि वो गरीबी स्तर से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्ट का कोई भी प्रोडक्शन मार्केट के स्तर पे तेज़ी से नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही सभी को। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि विकासशील जो अब डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसे इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री हम सब जानते हैं ना, तो डेवलपिंग कंट्री जो है इंडिया, उस तरीके के देश में अगर देखा जाए तो जो प्रोडक्ट इनोवेशन है उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है, इनोवेशन कैसा होता है। तो जो भी हमारे ऐसे कंट्री होते हैं जहाँ पर जो कंट्री डेवलपिंग कंडीशन में है वहाँ पर वो हमेशा धीमी गति होती है, एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ज़्यादा इनोवेशन कम होता है। अब इनोवेशन क्या मतलब होता है यहाँ पे, अभी जैसे सपोज करिए हमारे इंडिया में क्या है कि स्टार्टअप जो हैं, स्टार्टअप समझ रहे हैं ना, कि स्टार्टअप जब कोई कंपनी नई शुरू करते हैं, कुछ नया आइडिया लेकर आते हैं, जैसे ओयो होटल का नया आइडिया आया था तो लोगों ने बहुत पॉपुलर माना, तुरंत तुरंत चलने लगा, वो मार्केट में आने लगा, स्टार्टअप जैसी चीज़ थी। ऐसे बहुत सी चीज़ें मार्केट में आई। तो जो बेसिकली स्टार्टअप्स होते हैं यहाँ पर, और जिन चीज़ों की हम इस तरह से बात करते हैं, तो ये इनोवेशन एग्जैक्टली होता है इन सब डेवलप कंट्री में। तो वहाँ क्या होता है कि जो लोग पूरी तरह से डेवलप होते हैं, कोई भी स्टार्टअप को लाने के लिए बहुत आसान होता है उनके लिए इन चीज़ों को ग्रो कराना, मार्केट में उतारना, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना। तो यहाँ पर जब लोग पूरी तरह से डेवलप कंट्री है तो उस जगह पर डेवलप होंगे तो वो आसानी से कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इन डेवलपिंग यानी कि डेवलपिंग कंडीशन में है, तो वहाँ लोग अभी उस चीज़ से यूज टू नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो समाज में ज़्यादा चलें, जिनकी हमें नीड है, ज़रूरत है केवल। हम रिस्क नहीं लेते हैं, मतलब बिजनेस में भी रिस्क नहीं लेते कुछ नया करने के लिए। अभी सपोज मुझे फैक्ट्री लगानी है, मान लीजिए कोई फूड प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगानी है, तो अगर मैं किसी गांव में जा रहा हूँ वहाँ फूड प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाऊंगा, तो मैं नॉर्मली क्या लगाऊंगा, स्टार्टिंग करूँगा, पहले स्टार्ट करूँगा या तो बिस्किट बनाना शुरू करूँगा, या तो रस बनाना शुरू करूँगा, या ऐसा कोई चीज़ जो चाय के साथ खाई पीती जाती हो। और मान लीजिए मैं वहाँ मार्केट में गया और उस जगह पे जाके मैंने तुरंत मोमोज बनाना शुरू कर दिया। अब गांव के आधे से ज़्यादा लोग मोमोज के बारे में नहीं जानते हैं, तो अगर मैंने वहाँ पे ये चीज़ फैक्ट्री शुरू कर दी तो वहाँ के लोग अभी क्या है धीरे धीरे उस चीज़ से यूज़ टू होंगे, तो मेरा शुरुआती बिजनेस जो होगा वो डाउन हो जाएगा, प्रोडक्ट सेल भी डाउन हो जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि मैं इनोवेशन की चीज़ें वहाँ पर नहीं ले जा पाऊँगा। तो डेवलपिंग कंट्री में ये चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी कम होता है और कहीं ना कहीं सोशल अवेयरनेस भी कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ इसकी गति धीमी रहती है। तो इसलिए जब भी बात करते हैं प्रोडक्ट के इनोवेशन की, तो डेवलपिंग कंट्री में हमेशा धीमा रहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नवीन उत्पाद विकास से आशय क्या है। अब इनोवेटिव प्रोडक्ट जो होता है, किसी चीज़ को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उसका क्या मतलब है, क्या चीज़ होता है। कोई भी पुराना प्रोडक्ट है उसको हम सुधारते हैं, या फिर उपभोक्ता की संतुष्टि पर बल देते हैं, या फिर उत्पादक पंक्ति में नवीन उत्पाद को जोड़ते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरह का होता है। तो अभी समझिए, फिर से हम एक वही एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई कार डेवलप हुई, एक नई कार आई, उसको हमने बनाया। अभी हमें लगा कि कार इसमें अच्छी तो चल रही है भाई, लेकिन अब इसमें क्या है कि अच्छी लाइटें लगा दें, कुछ सेंसर लगा दें आगे पीछे, यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा और ऐसा चेंज कर दें जो हाईटेक हो जाए। जैसे हमने कैमरे लगा दिए, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा, इस तरीके से फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा लगा दिया हमने। और इसके अलावा फिर हमने इसमें और सुविधाएं दे दी, एसी भी फिट कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, आने वाले टाइम में क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। हाँ,
हो सकता है उस समय के अकॉर्डिंग कुछ नई चीज़ें हमें समझ में आ जाए, हम और उसमें डेवलप कर दें कि उसमें हम और भी ज़्यादा हाईटेक कर दें, कार को जो है जीपीएस से ट्रैकर करने का काम शुरू कर दें, जीपीएस लॉकिंग सिस्टम शुरू कर दें, कुछ भी हो सकता है ऐसा जो भी। तो क्या होता है कि पुराने प्रोडक्ट को हम जब थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं तो ये सबसे पहले चीज़ प्रोडक्ट को डेवलप करता है। कोई भी प्रोडक्ट एक तरीके का बना दिया जाता है तो ऐसा नहीं पूरे जीवन भर उसको हम वैसे ही यूज करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करते रहते हैं समाज की ज़रूरतों के अनुसार, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार। पहला तो ये ऑप्शन चलता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई मेरे सामने कस्टमर है, वो कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा? अगर उसे कोई इसमें कमी दिख रही है तो जाहिर सी बात है अगर कोई कमी है तो मैं उसे दूर करूंगा। मेरे पास कोई प्रोडक्ट बनाने की कंपनी है तो मैं उसमें जो कमी कस्टमर ने बताई है, मैं अगला जब उसका एक वर्जन लॉन्च करूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं ध्यान में रखूंगा कि जो मुझे कस्टमर ने शिकायत जिस पे ज़्यादा पॉइंट उठाए थे उनको मैं दूर करूँ, जिससे कि मेरा कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो जाए। तो दूसरा फोकस मेरा किस बात पे होगा कि मैं उस चीज़ को ध्यान रखूं कि उपभोक्ता की संतुष्टि हो सके, उन चीज़ों को पाने के बाद वो जो प्रसन्न हो कि वो मेरा प्रोडक्ट को यूज करे, तो लॉन्ग लाइफ जिससे मेरा प्रोडक्ट बिके और चले, ये चीज़ होगी। अगला क्या होगा कि अब मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन अब एक ही प्रोडक्ट बना के अगर मैं मार्केट में उतर गया तो क्या होगा कि मेरी मार्केट की जो वैल्यू है धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी क्या होगा कि अगर मैं बड़ी कंपनी हूँ तो मैं उसी के टाइप के सिमिलर प्रोडक्ट किसी दूसरे इंटरेस्ट वाले कस्टमर के लिए भी बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक कार बनाई, अब कार मैंने बनाई ये ब्लैक कलर की है, दूसरे को हो सकता है ब्लैक नहीं पसंद है, उसे वाइट पसंद है, फिर मैंने उसका ध्यान रखता है। उसके अलावा मैंने फिर तीसरे का भी सोचा कि हो सकता है कि वो भी जो है किसी और को कोई और कलर पसंद हो, तो मैंने उसके हिसाब से उतार दी। अब उसके बाद में कलर तो हो गया मेरा डिसाइड, बट बीच में फिर एक मेरे पास दिमाग आया कि हो सकता है कि कुछ कस्टमर जो है लंबी वाली कार जो है सेडान वो नहीं पसंद करते हैं, कुछ को हैचबैक पसंद है, छोटी कार, तो मैंने छोटी कार भी बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि छोटी कार भी जो है अभी चलन में बहुत ज़्यादा हो गया, लोग उसको यूज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ऐसे कस्टमर हैं जिनको वो भी पसंद नहीं आती, दोनों ही। तो मैंने क्या किया, बीच का एक वर्जन निकालना शुरू कर दिया, एसयूवी, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल को निकालना शुरू कर दिया, एसयूवी। तो मैंने उसको शुरू कर दिया और वो भी कॉम्पैक्ट टाइप की, यानी छोटी एसयूवी। तो धीरे धीरे वो लोग पॉपुलर होने लगे। तो कुछ लोग, जिसको सेडान पसंद है वो सेडान खरीदेगा, जिसको हैचबैक पसंद है छोटी कार वो खरीदेगा, और जिसको एसयूवी पसंद है एसयूवी। तो मेरे पास क्या है कि प्रोडक्ट की एक लंबी रेंज है। और ऐसे ही अगर मैं एक बड़ी कंपनी हूँ तो क्या करूँगा मैं कि बहुत सी प्रोडक्ट के रेंज निकाल दूंगा। तो अभी आप देखते हो ना कि इंडिया में कंपनी जो कोई भी होती है प्रोडक्शन कंपनी, जैसे टाटा है, हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, यूनिलीवर कंपनी है, ये सारी क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट नहीं निकालते हैं, अपना एक प्रोडक्ट निकाला उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट अपनी कंपनी का जोड़ते रहते हैं। तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट तो कुछ इस तरह से ही होता है। पहले तो पुराने उत्पाद में हम सुधार करते हैं, दूसरा हम किसी कस्टमर की संतुष्टि पे भी बल देते हैं, और फिर उसके बाद में उसमें कुछ नया प्रोडक्ट जोड़ते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बातें यहाँ पे सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मतलब ऊपर बताई गई तीनों ही बातें इसके लिए करेक्ट हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ सही होगी। तो आई थिंक ये सभी चीज़ को क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकांश उत्पाद रहते हैं। अब ये देखिए बहुत ऐसा सरल सा क्वेश्चन है जो आई थिंक सबको ये आंसर पता होगा कि क्या होना चाहिए। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिमेन इन, ज़्यादातर प्रोडक्ट कैसे रहते हैं। क्या होता है कि हम कोई मार्केट में अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो देखिए हर बिजनेस सफल नहीं होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो सेम थिंग प्रोडक्ट के साथ भी है। मैंने प्रोडक्ट निकाला, मैंने तो अच्छा सोचा था कि ये बिकेगा, मैंने सोचा कि लोगों को पसंद आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ, मार्केट में उतारने के बाद वो लोगों को नहीं पसंद आया, नहीं खरीदा लोगों ने। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी कंपनी बंद हो गई। तो मोस्टली क्या होता है कि कुछ कंपनियां जो हैं प्रोडक्ट जब निकालती हैं तो वो असफल रह जाती हैं, और ऐसा होता है 100 में से आज की डेट में भी केवल 70 कंपनी जो हैं वो असफल रहती हैं और 30 कंपनी सफल हो पाती हैं। इस तरीके का रेशियो चलता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में जब आते हैं वो असफल हो जाते हैं, बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो सफल हो पाते हैं। तो ये चीज़ होती है मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट के साथ में, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं। अब ये इकोनॉमिक्स लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मार्केटिंग में पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स सेक्शन का है फिलहाल तो, लेकिन इसमें मार्केटिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मांग की लोच है वो एक क्या है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ क्या होता है, गुणात्मक कथन है, परिणात्मक है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो एग्जैक्टली मांग की लोच है क्या, किस तरीके की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं मांग की लोच। तो ऐसा समझिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली में क्या होता है कि मैंने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया मेरी कंपनी ने और मैं उसे मार्केट में गया बेचने के लिए, तो उसके क्या क्या एस्पेक्ट होंगे मार्केट में बिकने के। पहला, अगर लोगों की क्षमता होगी खरीदने की,
जब तभी उसको ख़रीद पाएंगे। मार्केट के अंदर मैं उतर तो आया, लेकिन मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ बहुत महंगा, जो लोगों की क्षमता ही नहीं है उसको खरीदने की, तो जाहिर सी बात है मेरा वो प्रोडक्ट पहली बात तो वो बिकेगा नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं। तो पहला मेरा प्रॉब्लम ये होगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा कि मैं प्रोडक्ट को जब बाहर निकालूंगा तो कई चीज़ें सोचूंगा। पहला कीमत, अब दूसरा क्या सोचूंगा कि प्रोडक्ट यूज़फुल है लोगों के लिए कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैंने प्रोडक्ट दे तो दिया, बट उनके अगर वो यूज़ का नहीं है तो क्या होगा कि उनकी जब उस चीज़ की यूज़ ही नहीं है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी मेरे लिए, वहीं पर कंपनी वहीं पे ख़त्म। तो ये दूसरा एक सेक्शन हो जाएगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट मैं मार्केट में निकाल रहा हूँ, लोगों की डिमांड है, तो उसके पीछे, डिमांड के पीछे कहीं ना कहीं ये वजह होगी ना, लोगों को उसको नीड होगी तभी तो वो चीज़ को लेंगे, वरना अगर उनको नीड नहीं है तो वो आखिरकार मेरा प्रोडक्ट क्यों लेंगे। तो ये भी चीज़ होगी। फिर उसके बाद में क्या होगा कि प्रोडक्ट मैंने जो बना तो दिया है, बट वो किस तरीके का प्रोडक्ट है, किस वर्ग के लिए है, ये डिपेंड करता है। मान लीजिए खरीदने की क्षमता केवल बुजुर्गों की है या फिर बड़ों की है, तो मैं प्रोडक्ट बच्चों के लिए ज़्यादातर निकाल रहा हूँ। तो अब बच्चों के लिए अभी प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बिकने वाली चीज़ें हैं, पेरेंट्स ही उसको खरीद के ले जाके उनको देंगे। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट मैंने निकाला तो हो सकता है कि वो भी वहाँ कंडीशन ना फुलफिल हो रही हो। तो बेसिकली क्या होता है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो भी फैक्टर वर्क करता है उसको बिकने के लिए, खरीदने के लिए, उसी चीज़ को हम मांग का लोच कहते हैं। बेसिकली ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, वो सबसे पहले होता है इसका प्राइस। अगर ये अप डाउन हो रहा है तो उसी पे डिपेंड करता है कि उसकी मांग बढ़ेगी या घटेगी। अब बेसिकली जब मांग की लोच हम कहते हैं, डिमांड की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है कि एग्जैक्टली जब कोई भी मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट मैंने निकाला, उसका रेट अगर मैंने हाई कर दिया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये सिंपल सी चीज़ है, डिमांड उसकी तुरंत की तुरंत कम हो जाएगी। तो ये कंडीशन होगी इलास्टिसिटी वाली। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, जब भी कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं मार्केट में उसकी मांग कम होना या बढ़ना, तो वो हमेशा परिणात्मक कथन होता है, यानी क्वांटिटेटिव होता है। अब वो प्रोडक्ट परिणाम है कि मतलब मैंने प्रोडक्ट निकाला, उसकी कीमत के रिस्पेक्ट में उसमें क्या हुआ कि वो घटा बिकने के लिए, बढ़ा बिकने के लिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक जो क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके कितने रूप होते हैं, कितने टाइप के, या इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें। बेसिकली इकोनॉमिक्स में 4 टाइप्स माने गए हैं, कहीं कहीं पे आप 5 भी देखेंगे, बट आपको 4 याद रखना है क्योंकि 4 को ही कंसीडर किया गया है, एक को नहीं। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डिमांड। पहला क्या होता है? डिमांड होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा क्या होता है? इनकम, क्योंकि ये फैक्टर सबसे ज़्यादा काम करता है किसी चीज़ को खरीदने का। तीसरा होता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब हो गया कि उसके कंपेयर में एक दूसरा प्रोडक्ट भी सामने मौजूद है, कि कोई मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट किसी को बेचा, मैं तो अच्छे से बेच रहा हूँ, लेकिन दूसरा कोई फैक्ट्री आया, उसने अपनी फैक्ट्री लगाई और उसने अपना प्रोडक्ट निकाला मुझसे भी सस्ता, और उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं उस मुझसे अच्छी हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो तुरंत कट के उधर पहुँच जाएंगे। तो ये एक फैक्टर काम करता है इसका, इसलिए। और चौथा होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी कीमत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हमारे भारत में जो भी प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, मार्केट में जो लोग खरीदने वाले हैं उनकी खरीदने की क्षमता के आधार पे। अभी आप मोस्टली देखिए कि इंडिया में पहले के टाइम में कारें बहुत महंगी वाली, जैसे BMW है, ऑडी है, रेना कांगू है, ये सब कारें इंडिया में नहीं आती थी, मर्सिडीज़ वगैरह अभी आने लगी हैं। बट अभी किसकी वजह से आने लगी कि अभी आ तो रही हैं, लेकिन कौन खरीदता है इनको? या तो कोई बड़े नेता लोग होंगे, या कोई कोई जो है फिल्म स्टार होगा, या इसी तरह से कोई बहुत पैसे वाले होंगे भाई। लेकिन ज़्यादातर ये गाड़ी देखने को नहीं मिलती। अभी हमारे मार्केट में क्या है, छोटी गाड़ियों का चलन ज़्यादा है। छोटी गाड़ी में जो मतलब कॉम्पैक्ट SUV या कॉम्पैक्ट वर्ग जो कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं उनसे भी लो, तो वो ज़्यादा बिकती हैं। तो मार्केट में क्या होता है कि लोगों के जेब को ध्यान में रखते हुए, उनकी खरीदने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट उतारा जाता है, इसलिए उन चीज़ों के प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक फैक्टर सबसे बड़ा काम करता है। तो यहाँ पर जो भी फैक्टर होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो हमेशा परिणात्मक होता है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, मांग की लोच प्रभावित होती किससे? अब कोई मान लीजिए कि डिमांड हमारे प्रोडक्ट की बढ़ रही है, तो वो किस किस आधार पे बढ़ रही होगी, क्या क्या उसके रीज़न होंगे उसके पीछे? तो रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहले चलिए समझते हैं कि बायर ग्रुप यानी जो क्रेता ग्रुप है, क्या उसका फ़र्क पड़ेगा? तो सपोज़ करिए कि एक स्कूल कॉलेज है और मैंने इस स्कूल कॉलेज के सामने एक दुकान खोली, और उस दुकान में मैं जाके वहाँ पे मच्छरदानी बेचने लगा। मैंने ये ध्यान में रखा कि यहाँ पे स्कूल है, पास में लोग मुझे खरीदेंगे मेरी मच्छरदानी, मैंने इसलिए दुकान खोल ली। तो अब सीधा सा मेरे दिमाग में एक चीज़ हिट करना चाहिए कि स्कूल के बच्चे मच्छरदानी क्या करेंगे खरीद के, वहाँ के लोग। इस चीज़ का
मुझे जो है एक बायर का ग्रुप देखना पड़ेगा कि मैं उस मार्केट में उतरा, लेकिन मार्केट में कैसे चीज़ लोग मिले मुझे कि जो स्टूडेंट टाइप के थे, बेसिकली वो स्कूल से बिलोंग करते हैं, उनको वहाँ पे मच्छरदानी की आवश्यकता तो है ही नहीं, ऐसी चीज़ वहाँ पे बिक ही नहीं सकती है, तो मैं वहाँ पे प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ तो ये प्रभावित तो करेगा ना, प्रोडक्ट मेरा बिकेगा ही नहीं। अब उल्टा से इसका सोचिए चलिए कि वही स्कूल कॉलेज है, उसी के सामने मैं गया और वहाँ पे जाके मैंने पेस्ट्री, इस आइसक्रीम और इन सब टाइप की दुकानें खोल दी और मैं आइसक्रीम वहाँ पे मान लीजिए बेचने लगा। तो क्या होगा कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए आइसक्रीम की एक डिमांड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगी। तो जो उनका बायर्स का ग्रुप है, मैंने उनको टारगेट किया और अपना प्रोडक्ट वहाँ ले जाके उनके सामने रखा, और जब वो बच्चे मेरी शॉप पे आए तो उनको उनके मन का प्रोडक्ट मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि मेरे प्रोडक्ट की सेल बढ़ी और मेरा प्रोडक्ट को जो ग्रुप है बायर का ग्रुप, उससे मेरा प्रोडक्ट का बिकना प्रभावित हुआ, वो चीज़ें बिकने लगी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जो एक ग्रुप होता है किसी बायर का, वो फैक्टर डालता है किसी भी डिमांड पर। तो वहाँ पर मेरे इस चीज़ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। हो सकता है कि मैंने 2 वैरायटी की आइसक्रीम रखी, कल आके मुझे कोई बोले मुझे ये वैरायटी चाहिए, मैं अगली बार वो भी लेके आऊँगा, ये देखते हुए कि बच्चों की वहाँ डिमांड बढ़ रही है। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्रेता समूह यानी बायर्स ग्रुप इफेक्ट डालता है। दूसरी चीज़, अब वस्तु का मूल्य। मान लीजिए मैंने उस स्कूल के सामने दुकान आइसक्रीम की खोली, लेकिन मैंने इसका आइसक्रीम जो बेच रहा हूँ प्रीमियम क्वालिटी वाली बेच रहा हूँ, जो 1000 की है, 5000 की, ऐसे करके। तो क्या मेरा ये प्रोडक्ट वो बच्चे खरीद पाएंगे? मोस्टली बच्चे नहीं खरीद पाएंगे। हो सकता है 1-2 बच्चे ऐसे हों जो खरीद लें इन प्रोडक्ट को, लेकिन ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट 1000 की आइसक्रीम नहीं खरीदेंगे वो बच्चे। तो ये चीज़ें क्या होंगी कि मुझे वहाँ पर प्रोडक्ट में जब भी मैं बेचने जाऊँगा तो वहाँ पे उसके प्राइस को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं उसके प्राइस को क्या ध्यान में रखूँगा कि मैं जहाँ पे मैं बेच रहा हूँ वो कस्बे को, उस एरिया को ध्यान में रखते हुए उसी एरिया के अकॉर्डिंग प्राइस को मैं तय करूँगा या उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके चलूँगा। तो ये इफेक्ट डालेगा। अगर मान लीजिए मैं उस एरिया में गया और मैं 5 रुपये की एक आइसक्रीम बेच रहा हूँ, तो 5 रुपये की कीमत में बच्चा कोई भी खरीद सकता है, और ये इफेक्ट जो है मेरे प्रोडक्ट को बिकने में ज़्यादा प्रभावित करेगा, यानी ज़्यादा अच्छे से बिकेगा। तो ये डिमांड बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ तो जाहिर सी बात फैक्टर डालेगा। अब बात करते हैं वस्तु के प्रकृति पर, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो डिमांड सामने से आ रही है वो किस तरह के प्रोडक्ट की आ रही है। मैं अगर वही प्रोडक्ट रखूँगा तो मेरे बिकने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर मैंने उसके विपरीत कोई प्रोडक्ट रखा और फिर उसे बेचने का प्रयास किया तो वो शायद वहाँ पे उन लोगों के द्वारा उतनी डिमांड उसकी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी इस पे काम करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऊपर के तीनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि बायर्स का ग्रुप, वैल्यू ऑफ द आर्टिकल और नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तीनों ही डिपेंड करता है किसी भी डिमांड पर इफेक्ट डालने के लिए। डिमांड अगर इसी में अगर बायर ग्रुप गलत है तो डिमांड कम होगी, सही है सेट है तो वो बढ़ेगी, और इसी तरह से प्राइस अगर उसका कम ज़्यादा वाली चीज़ें हैं तो ज़्यादा होंगे तो वो घटेगा, और अगर कम प्राइस होगा तो बढ़ेगा प्रोडक्ट का सेल। तो ये सारे फैक्टर इसमें वर्क करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मांग की आड़ी लोच के कौन से प्रकार होते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द हॉरिजेंटल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिमांड की जो हॉरिजेंटल एक इलास्टिसिटी होती है, एग्जैक्टली उसका टाइप्स जो होता है वो किस प्रकार का होता है, कौन से प्रकार का होता है। अनंत आड़ी लोच होती है, धनात्मक आड़ी लोच होती है, या ऋणात्मक होती है, उपयुक्त सभी होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना कि हॉरिजेंटल इलास्टिक ऑफ डिमांड होता क्या है। हॉरिजेंटल इलास्टिक डिमांड ऑफ एग्जैक्टली ऐसे आप ऐसे समझिए कि अभी जो ऊपर हम प्रोडक्ट सेल की बात कर रहे थे उसी चीज़ की बात एक्सपेंड करने की समझ लीजिए कि अगर मेरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसमें क्या होगा कि मेरी डिमांड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होगा कि अगर मैंने उस प्रोडक्ट को उस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए दिया जो आसपास मौजूद है, हॉरिजेंटली मेरे चारों तरफ मौजूद है, मैंने बराबर मात्रा में रखा। हॉरिजेंटल का मतलब यहाँ पे बराबर होगा, मतलब पैरेलल, जो समाज में लोगों के खरीदने की क्षमता है उसके हिसाब से मैंने सेट करके चला, तो मेरा प्रोडक्ट सेल बढ़ेगा ना। अगर मैंने मान लीजिए उसको इन्फिनिटिव कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कीमत मैंने इतनी ज़्यादा कि लोग उसे खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ें मेरी बिकना वहाँ पे बंद हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होगा कि ये चीज़ होगी उस पर डिमांड कम हो जाएगी कहीं ना कहीं उस चीज़ की। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि मैंने उस प्रोडक्ट को उसके हिसाब से निकाला जो वहाँ पे लोग हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि मेरा प्रोडक्ट लगातार बिकता रहेगा कि जब तक मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, जब तक वहाँ के लोगों की क्षमता उतने तक की खरीदने की है तो वो तब तक उस चीज़ को खरीदते रहेंगे। तो ये इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कोई मांग की जो एक हॉरिजेंटल इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, वो कंटिन्यूसली अगर हम समाज को ध्यान में रख के, उस एरिया को ध्यान में रख के उस चीज़ को प्लानिंग करते हैं तो वो लगातार चलती है।
पॉजिटिव में बिकती रहती है, लेकिन अगर हम महंगाई बढ़ा देते हैं, उस चीज़ को महंगा कर देते हैं तो कम हो जाती है। तो बेसिकली ये तीनों फैक्टर जो हैं इस चीज़ पे काम करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है इस तरह से। तो आई होप कि आंसर सभी क्लियर हो रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो बी वेरी श्योर कि आप इन चीज़ों को वैसे ही प्रिपेयर करें जैसा आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो। और इसका प्रैक्टिस सेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस इसके अलावा जो मैं वीडियो जिसके अभी तक नहीं बना पा रहा हूँ कुछ टाइम की कमी की वजह से, तो आप वो भी वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब दो वस्तु अधिक वस्तुओं के साथ एक प्रयोग में लाई जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो मान लीजिए है और दोनों को एक साथ हम यूज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वो क्या कहलाता है। तो ऐसा कब होता है कि हम दो वस्तुएं एक साथ यूज करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम मान लीजिए सपोज करिए कि अभी मैं एक मोटरसाइकिल खरीद के लाया और मोटरसाइकिल खरीद के लाने के बाद में क्या उसके साथ में कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। तो आप ध्यान से देखेंगे उसमें कई प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगा। पहला, उसमें एक मैंने बैटरी लगवाई जिस बैटरी से सेल्फ स्टार्ट होगी गाड़ी। इसके अलावा उसके बैटरी से कुछ फंक्शन और होंगे जैसे टर्न लाइट जलाना, हेडलाइट जलाना, हेडलैम्प वगैरह जलाना, ये सारी चीज़ें। तो मैंने एक प्रोडक्ट उसके साथ ऐड कर लिया, पहला हो गया। दूसरा, अब मैं मोटरसाइकिल ले तो आया लेकिन मुझे पेट्रोल की ज़रूरत होगी उसे चलाने के लिए। तो पेट्रोल को मैं जब उसके साथ यूज़ करूँगा तो जाहिर सी बात है वो एक ऐसी नीड है जो उसके साथ कंटिन्यूसली रहने वाली है, उसके बिना तो मोटरसाइकिल चलेगी नहीं। तो ये जो पेट्रोल है इसका एक तरीके से कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट हो गया, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। मतलब इसको तो मुझे इसके साथ लेके चलना ही चलना है, इसके बिना मैं मोटरसाइकिल चला ही नहीं सकता। तो मैं जब इसको पूरी तरह से इसके साथ में यूज करूँगा तो जाहिर सी बात है उसके बिना वो प्रोडक्ट यूज़ करना बेकार है। तो इससे क्या होगा कि मोटरसाइकिल तो मैंने एक ही बार खरीदी, लेकिन जो फ्यूल है उसका जो पेट्रोल है वो मैं बार बार खरीदूंगा। अब मेरे मोटरसाइकिल खरीदने की वजह से क्या होगा कि पेट्रोल की लगातार डिमांड जो है मार्केट में बनी रहेगी। अब मेरे का मतलब यहाँ पे ये है कि हर वो इंडिविजुअल आदमी जो मोटरसाइकिल खरीद रहा है, तो मोटरसाइकिल तो हम एक ही बार खरीद रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो उसके लिए एक प्रोडक्ट है जिसको चलाने के लिए फ्यूल, वो हम बार बार खरीद रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं और उसका डिमांड बढ़ जाता है, दोनों चीज़ें। तो ये चीज़ होती है मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है और वो प्रोडक्ट भी चलने लगता है। तो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जो भी ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसमें दो ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक आपने कोई डिवाइस खरीदी जिसमें सेल से वो चलता है, जैसे रिमोट आप देख लीजिए, तो अब क्या होगा कि हर महीने आपको सेल बदलना पड़ेगा ना, तो उसकी डिमांड आपके पास हमेशा बनी रहेगी, उसको नीड बोलते हैं उस चीज़ के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है उस प्रोडक्ट के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कहीं ना कहीं उसके साथ उसके बिना वो चल नहीं सकता है, इसलिए तो उसे क्या कहलाएगा, पूरक वस्तुएं कहलाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस तरह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब दो वस्तुएं आपस में अच्छी तरह से स्थानापन्न होती हैं तो ऐसी वस्तुओं की मांग आड़ी लोच कैसी होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि व्हाट टू गुड्स आर वेल सब्स्टिट्यूट, व्हाट इज़ द हॉरिजेंटल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द सच गुड्स। ऐसे के लिए क्या होगा इस कंडीशन में। तो बेसिकली यहाँ पे चीज़ों को समझिए कि जब मान लीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि कैसा होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर आड़ी लोच हॉरिजेंटल इलास्टिसिटी होगी, या फिर सब तरह से होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी अगर प्रोडक्ट हमारे पास है वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो मार्केट में हमने उसको उतार दिया। तो मार्केट में उतारने के बाद क्या है कि अभी हमने मोटरसाइकिल उतारी, जैसे खरीदने के लिए लोग उसको आ गए और लोगों ने उसको खरीद लिया, और फिर साथ में हमने मोटरसाइकिल की कोई ऐसी चीज़ बेचना शुरू कर दी जो उसी के साथ ज़रूरत है। जैसे पेट्रोल की बात कर रहे थे अभी, तो क्या होगा कि पेट्रोल की डिमांड लगातार बनी रहेगी ना, जब तक वो लोग चीज़ खरीदते रहेंगे पहले वाले प्रोडक्ट को तब तक दूसरा वाला बिकता रहेगा ना। तो ऐसे में क्या होगा कि वो धनात्मक यानी पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट उसके ऊपर डालेगा, और उस समय डिमांड उसकी जो है वस्तुओं की मांग आड़ी लोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बढ़ती रहेगी, हॉरिजेंटल डिमांड बढ़ती रहेगी, लोग उस चीज़ को भी बाय करते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। तो ये चीज़ होती है जब एक प्रोडक्ट के साथ में कोई सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है या दी जाती है इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट वन ऐसे देखते हैं क्वेश्चन कि मांग का पूर्व अनुमान किसकी आधारशिला है। अब मान लीजिए कि मैं किसी मार्केट में जा रहा हूँ फैक्ट्री खोलने किसी एरिया में, उस जगह पे मैं उस जगह पे ये सोच के चल रहा हूँ कि वहाँ पर केवल 500 लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। एग्जाम्पल को समझना कि मैंने सोचा कि 500 लोग हैं जो मेरी चीज़ों को खरीदेंगे और मैं मार्केट में गया। लेकिन सपोज़ करिए कि मैंने मार्केट में गया तो मैंने क्या सोच के गया हूँगा कि मैं 500 लोगों के लिए प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, तो मैं ये मान के चलूँगा कि वहाँ पे 300 लोग होंगे।
अगर उसमें से 200 और आ जाते हैं तो उनके लिए भी मेरे पास प्रोडक्ट है जिसको मैं वहाँ पे सेल कर सकता हूँ, उनको डिमांड को उनकी पूरी कर सकता हूँ। लेकिन इस चीज़ के लिए क्या करना होगा मुझे कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा डिमांड को सोच के, तो मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी होगी ना कि मैं इतने प्रोडक्ट लेके जाऊँ, इतने बिक जाएंगे। इन केस ऑफ अगर मान लीजिए कि मैं सोच के चला ही नहीं कि मैं मार्केट में पहुँच गया और मेरे पास जितना प्रोडक्ट था मैं लेके बैठ गया जाके, तो क्या होगा कि मेरा जो पूरा बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए वहाँ डिमांड एकदम से ज़्यादा आ गई, मैं प्रोडक्ट को पूरा नहीं कर पाया, तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ पे क्या होगा कि मेरे कस्टमर दूसरी किसी शॉप पे या दूसरे किसी जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा होगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में मेरा जो बिज़नेस है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम डिमांड को सोच के चलते हैं तो उसके लिए हम प्लानिंग करके चलते हैं, एक नियोजन करते हैं, पूरा सा तैयार करते हैं कि मुझे इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, इतने वहाँ पे डिमांड होगी, और सरप्लस में भी कुछ रख लेते हैं कि अगर मान लीजिए अचानक से बढ़ जाएगा तो मैं इसको भी यहाँ पे सप्लाई कर दूंगा, इस तरह से सोचते हुए। तो इसको बोलते हैं पूरा का पूरा प्लानिंग करना। तो मांग का पूर्वानुमान क्या होता है, किसकी आधारशिला हमेशा प्लानिंग पे डिपेंड करती है। डिमांड फॉरकास्टिंग इज द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ, तो बेसिकली होता है ये प्लानिंग। इस कंडीशन में इस चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। तो आई होप कि आज के ये सेशन में आपको ये 15 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे जो मार्केटिंग से रिलेटेड थे। ऐसे ही अब CRM और इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको वो भी मिलने वाले हैं कुछ समय के बाद। लेकिन बीच बीच में ये कुछ बच्चे डिमांड करते हैं, इस वजह से मुझे ये 15 क्वेश्चन आज इसको इंक्लूड करना पड़ा, नहीं तो आज भी जो है रेलवे के क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू होने वाली थी। तो अभी फिलहाल आपको वो रेलवे के क्वेश्चन की सीरीज़ भी मिलेगी, CRM की भी मिलेंगे, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स के उसके भी मिलेंगे। चैनल के साथ बने रहें। तो ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।